ओह, वो आ गया है। एक दरख्त के नीचे रुकी हुई कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने कहा। हाँ, मैं देख रहा हूँ, पिछली सीट पर बैठे हुए आदमी ने जवाब में गुर्राते हुए कहा, और फिर दौड़कर आने वाला कार के करीब आ गया और फिर उसके नज़दीक पहुंचते ही कार का दरवाज़ा खोल दिया गया और वो एक झटके से अंदर दाखिल हो गया। कार, जो पहले से ही स्टार्ट थी, तेज़ी से सड़क पर भागने लगी। क्या हुआ? पिछली सीट पर बैठे हुए आदमी ने घुराते हुए कहा। उसका लहजा बता रहा था कि वो गैर मुल्की है। कामयाबी बॉस, मगर नंबर 6 मारा गया है, आने वाले ने हाँफते हुए लहजे में जवाब दिया। शायद वो काफ़ी दूर से भागता हुआ आ रहा था। तस्वीर कहाँ है? बॉस ने नंबर 6 की मौत की इतला को दरगुजर करते हुए पूछा तो आने वाले ने जेब से एक तस्वीर निकाल कर बॉस के हवाले कर दी। बॉस ने एक लम्हे के लिए गौर से उस तस्वीर को देखा और फिर इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ रही थी। इस ऑपरेशन में हमारे कितने आदमी हलाक हुए हैं? बॉस ने ड्राइवर से मुखातब होकर पूछा। तकरीबन 5 आदमी, ड्राइवर ने जवाब देते हुए कहा। हो ना, बॉस ने हंकारा भरा और फिर खामोश हो गया। कहाँ चलना है बॉस? ड्राइवर ने एक चौराहे पर पहुंचकर पूछा। पॉइंट नंबर 2 पर चलो, बॉस ने जवाब दिया और ड्राइवर ने गाड़ी बर्ज रोड की तरफ घुमा दी। बर्ज रोड की कोठी नंबर 102 के फाटक के बाहर आकर कार रुक गई। ड्राइवर ने मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया तो फाटक खुल गया। अंदर पहुंचकर कार रुकते ही सबसे पहले बॉस दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। कार अंडरग्राउंड गैराज में पहुंचा दो, बॉस ने ड्राइवर से कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ एक काफ़ी बड़े कमरे में पहुंच गया। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वो सीधा एक अलमारी की तरफ बढ़ता चला गया। अलमारी खोलकर उसने एक छोटी सी मशीन निकाली और उसे लिए हुए वो कमरे के दरमियान रखी हुई मेज़ की तरफ आया। उसने मशीन मेज़ पर रख कर उसका एक बटन प्रेस कर दिया और मशीन में ज़िंदगी की लहरें सी दौड़ गईं और फिर एक बटन दबाते ही स्क्रीन भी रोशन होगी। पहले तो स्क्रीन पर सिर्फ लहरें ही थीं, लेकिन जल्द ही मंजर साफ होता चला गया। ये खासा बड़ा ऑफिस नुमा कमरा था। मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठे हुए एक भारी भरकम आदमी का चेहरा स्क्रीन पर फैलता चला गया। वो आधे सर से गंजा था, तोते की तरह मुड़ी हुई नाक और छोटी छोटी आंखों में शैतानी चमक लिए वो सिगार पी रहा था। वाइट स्कॉर्पियन ने एक बटन दबा दिया। बटन दबाते ही वो आदमी चौंक पड़ा। उसने सामने देखा और फिर उंगलियों में पकड़ा हुआ सिगार मेज़ पर रखी हुई बड़ी सी एश ट्रे में रख दिया। हेलो, वाइट स्कॉर्पियन स्पीकिंग सर। वाइट स्कॉर्पियन ने कदरे मौदबाना लहजे में कहा। ग्रेट स्कॉर्पियन स्पीकिंग सपोर्ट। उस आदमी की आवाज़ भारी भरकम और तखमान आवाज़ सुनाई दी। बॉस, तस्वीर मेरे पास मौजूद है, वाइट स्कॉर्पियन ने मुसरत अमेज़ लहजे में कहा। लेकिन मुझे इतला मिली थी कि तस्वीर पहले तुमने हासिल की थी, फिर वाइट लाइन ने तुमसे छीन ली और तुम भी उसके कब्ज़े में चले गए थे। ग्रेट स्कॉर्पियन ने सख्त लहजे में कहा। आपकी मालूमात बिल्कुल सही हैं बॉस, मगर मेरे आदमियों ने मुझे भी छुड़ा लिया और मैंने तस्वीर भी उनसे हासिल कर ली है। वाइट स्कॉर्पियन ने कहा। वो बॉस की सही मालूमात पर हैरान था कि इतनी दूर होने के बावजूद भी वो लम्हा ब लम्हा की खबरों से वाकिफ़ है। होना, अब वाइट लाइन कहाँ है? बॉस ने पूछा। मालूम नहीं बॉस, मैंने सोचा पहले तस्वीर ऑपरेशन नंबर 3 के ज़रिए आपको रवाना कर दूं, फिर वाइट लाइन से निपट लूँगा। वाइट स्कॉर्पियन ने जवाब दिया। नहीं, वो तस्वीर ऑपरेशन 3 के ज़रिए नहीं आ सकती। इसके मतलब मुझे इतला मिली है कि वो मखसूस केमिकल्स के ज़रिए तैयार की गई है। कैमरा का लेंस उस पर पड़ने वाली रोशनी की शुआओं का अक्स नहीं लेता। तुम इस तस्वीर को लेकर पहली फुर्सत में हेडक्वार्टर आ जाओ, बॉस ने तखमाना लहजे में कहा। लेकिन सर, वो वाइट स्कॉर्पियन ने घबराए हुए लहजे में कहा। तुम उसे छोड़ो, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ग्रेट स्कॉर्पियन ने उसी लहजे में कहा। बेहतर सर, मैं आज ही वापस आने का प्रोग्राम बनाता हूँ, वाइट स्कॉर्पियन ने जवाब दिया। ओके, ग्रेट स्कॉर्पियन ने कहा और स्क्रीन तारीख हो गई। वाइट स्कॉर्पियन ने मशीन के बटन ऑफ किए और फिर मशीन उठाकर अलमारी में रख दी। उसी लम्हे अचानक कमरे में एक तेज़ सीटी बजने लगी। सीटी की आवाज़ सुनते वो तेज़ी से एक स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा और फिर उसने एक बटन दबा दिया। बाएं तरफ को की दीवार एक तरफ सरकती चली गई। अब वहाँ एक काफ़ी बड़ी स्क्रीन मौजूद थी। उसने एक और बटन दबा दिया और स्क्रीन रोशन हो गई। वो स्विच बोर्ड पर लगी हुई एक नाब को घुमा रहा था। स्क्रीन पर पूरी कोठी का मंजर यके बाद दीगरे नजर आने लगा और फिर उसे एक कमरे में एक मुकामी आदमी नजर आ गया जो आवाज़ ट्रांसमीटर पर झुका हुआ बोल रहा था। उसकी आवाज़ कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। 001 स्पीकिंग ओवर, एक आवाज़ सुनाई दी और फिर दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ भी सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही वो चौंक पड़ा। यस, वाइट लाइन दिस एंड ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। हम बर्ज रोड की कोठी नंबर 102 में मौजूद हैं जनाब। वाइट स्कॉर्पियन यहाँ मौजूद है, तस्वीर भी उसके पास है। ओवर, कमरे में मौजूद आदमी बोल रहा था। बर्ज रोड की कोठी नंबर 102, ठीक है, कितने आदमी हैं वहाँ? ओवर, वाइट लाइन की आवाज़ गूंजी। मुझ समेत 10 जनाब, जिनमें से 6 मुकामी हैं। ओवर, कॉल करने वाले ने कहा। ठीक है, तुम तैयार रहो, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। तस्वीर उनसे हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। ओवर, वाइट लाइन की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी और वाइट स्कॉर्पियन तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया। बेहतर जनाब, मैं वहीं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ओवर, 001 ने जवाब दिया और तो दूसरी तरफ से वाइट लाइन ने ओवर एंड ऑल कहकर रब्ता ख़त्म कर दिया और फिर कमरे में मौजूद आदमी ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया।
अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। वाइट स्कॉर्पियन ने स्विच बोर्ड को एक और बटन दबाया और उसके साथ ही उसने नाब घुमानी शुरू कर दी। नाब घुमाने के साथ साथ मंजर बदलता गया और फिर एक कमरे में दो गैर मुल्की नजर आए जो उसके साथ कार में आए थे। उसने मंजर रोक कर एक बटन दबा दिया। वो दोनों जो बैठे शराब पी रहे थे यकदम चूक पड़े। नंबर 2 और नंबर 3, वाइट स्कॉर्पियन ने सर्द लहजे में उन्हें मुखातब करते हुए कहा, यस सर। दोनों ने बैक वक्त मौदबाना लहजे में कहा, नंबर 11 3 वाइट लाइन का आदमी है। नंबर 11 3 वाइट लाइन का आदमी है, इसे गिरफ्तार करके रूम नंबर 1 में ले आओ और देखो वाइट लाइन खुद यहाँ हमले करने आ रहा है। उसके रास्ते में कोई रुकावट मत पैदा करो, उसे मेरे पास आने दो। वाइट स्कॉर्पियन ने उन्हें हुक्म देते हुए कहा, ओके सर। दोनों ने बैक वक्त जवाब दिया और वाइट स्कॉर्पियन ने बटन ऑफ कर दिया। वो नाव घुमाता चला गया और मंजर तब्दील होने लगा। अब कोठी की चारदीवारी नज़र आ रही थी। उसने मंजर चारदीवारी पर रोका और फिर एक बटन दबा दिया। कमरे की दाएं दीवार से एक बड़ी सी अलमारी नमदार हुई और वो उस अलमारी की तरफ तेज़ी से बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और फिर उसमें मौजूद एक छोटी सी बैटरी नुमा मशीन उठाकर अपनी बेल्ट पर एक क्लिप की मदद से हुक कर दी। इस बैटरी का बटन ऑन होते ही एक धमाका सा हुआ और फिर उसके जिस्म के गिर्द नीलगो रंग की शुआओं ने असर कर लिया। उसने वो अलमारी बटन दबा कर गायब कर दिया और फिर स्क्रीन के सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद कमरे में घंटी की आवाज़ गूंजने लगी। कम इन, वाइट स्कॉर्पियन ने घुराते हुए कहा तो दरवाज़ा खुला और फिर नंबर 2 और नंबर 3001 को पकड़े हुए अंदर दाखिल हुए। 001 के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और खून से उसका रंग जर्द और खौफ से उसका रंग जर्द पड़ गया था। इसे यहाँ कोने में बांध दो, वाइट स्कॉर्पियन ने उन्हें हुक्म देते हुए कहा। मगर मेरा कसूर, 001 ने खुलाते हुए कहा, अभी बताता हूँ, वाइट स्कॉर्पियन ने धाड़ते हुए कहा। और जबकि नंबर 2 और 3 ने उसे कोने में दीवार से लगे हुए हुक्कों से अच्छी तरह जकड़ दिया। इसके हाथ से घड़ी उतार लो, वाइट स्कॉर्पियन ने नंबर 2 और नंबर 3 को हुक्म देते हुए कहा तो उन दोनों ने हुक्म की तकमील कर दी। जबकि 001 का चेहरा मज़ीद जर्द पड़ गया। तुम दोनों इस पर्दे के पीछे छुप जाओ, जब तक मैं इशारा ना करूं सामने मत आना। वाइट स्कॉर्पियन ने नंबर 2 और 3 की तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों इस बात में सर हिलाते हुए एक कोने में लटके हुए बड़े से पर्दे के पीछे छुप गए। अब तो तुम्हें मालूम हो गया है कि तुम्हें किस लिए गिरफ्तार किया गया है, वाइट स्कॉर्पियन ने सर्द लहजे में 001 से मुखातब होकर कहा। मैं बेकसूर हूँ बॉस, 001 ने हुक्लाते हुए कहा। मैं ख़ुद तुम्हें कॉल करते हुए देख भी चुका हूँ और बातचीत भी सुन चुका हूँ, इसलिए बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं, वाइट स्कॉर्पियन ने कहा। उसके लहजे में मौत की सी सर्दी थी और फिर उसी लम्हे अचानक वाइट स्कॉर्पियन चौंक पड़ा। पाएँ बाग की दीवार पर दो आदमी नज़र आ रहे थे। फिर वो दोनों दीवार फांद कर अंदर आ गए। वाइट स्कॉर्पियन मुतात हो गया और फिर वो दोनों पाएँ बाग में डींगते हुए असल इमारत की तरफ बढ़ने लगे। वाइट स्कॉर्पियन साथ साथ मंजर तब्दील करता चला गया। वो दोनों असल इमारत के करीब पहुंचे और फिर उनमें से एक ने एक खिड़की पर दबाव डाला, मगर खिड़की बंद थी। फिर वो दोनों उधर ऊपर से आने वाले पाइप की तरफ बढ़े। वाइट स्कॉर्पियन उनकी नकल व हरकत को बगौर देख रहा था। छत पर पहुंचकर वो दोनों सीढ़ियों से होते हुए राहदारी में आ गए। स्क्रीन पर मंजर भी साथ साथ बदल रहा था। राहदारी में चलते हुए वो दोनों वाइट स्कॉर्पियन के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक गए। फिर उसने एक आदमी को की होल से आंख लगाते देखा। उसने एक तवील सांस लेकर बटन ऑफ कर दिया। बटन ऑफ होते ही स्क्रीन तारीख होगी। एक लम्हा बाद दरवाज़ा एक झटके से खुला और फिर यके बाद दीगरे दोनों आदमी अंदर दाखिल हो गए। हैंड्स अप, वाइट स्कॉर्पियन आने वालों में से एक ने उड़ाते हुए कहा और रिवाल्वर उस पर तान लिया। खुश आमदीद वाइट लाइन, मुझे अफसोस है कि मैं हाथ ऊंचे नहीं कर सकता, क्यों ना कि मैं इस वक्त मैगना शुआओं के सार में हूँ। तुम बहुत खुशी से फायर कर सकते हो, वाइट स्कॉर्पियन ने तंजिया लहजे में जवाब दिया और वाइट लाइन का रिवाल्वर गैर इरादी तौर पर झुक गया, क्योंकि वो खुद मैगना शुआओं के असरात जानता था। अपने साथी 001 का अशर भी देख लो, वाइट स्कॉर्पियन ने कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वाइट लाइन ने एक झटके से मुंह मोड़ कर देखा और फिर रुख सीधा कर लिया। तुम शराफत से तस्वीर मेरे हवाले कर, तो मैं मैगना शुआओं का तोड़ जानता हूँ, वाइट लाइन ने कहा और साथ ही उसने हाथ से पर बंधी हुई घड़ी का विंड बटन दबा दिया। ये बार खड़े हुए अपने आदमियों को हमले का काशन था। उसके विंड बटन दबाते ही अचानक कमरे में तेज़ सीटी गूंजने लगी। तुम अपनी आवाज़ ट्रांसमीटर उतार कर मुझे दो, यहाँ से तुम इस पर किसी को कॉल नहीं कर सकते, वाइट स्कॉर्पियन ने चूम कर कहा। लेकिन वाइट लाइन का मकसद हल हो चुका था। चुनाचा उसने वाइन बटन दोबारा खींच लिया। कमरे में गूंजने वाली सीटी बंद हो गई। कम इन, वाइट स्कॉर्पियन जो अब खड़ा हो गया था ज़ोर से चीखा और फिर दूसरे लम्हे पर्दे के पीछे से नंबर 2 और नंबर 3 पर्दा हटाकर सामने आ गए। उनके हाथों में रिवॉल्वर थे। वाइट लाइन ने फायर करना चाहा, मगर इमरान ने अचानक हाथ मारा और उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर गया। ये क्या नंबर 11, वाइट लाइन ने चीखते हुए कहा। मुझे तुमसे नहीं, वाइट स्कॉर्पियन से हमदर्दी, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा।
थैंक यू नंबर 11, तुम्हारी मौत फ़िलहाल टल गई है, तुम्हारे मुतल्लिक मैं बाद में फ़ैसला करूँगा। वाइट लाइन को गोली मार दो, वाइट स्कॉर्पियन ने कहा। उसने गोली मारने का हुक्म अपने आदमियों को दिया था, लेकिन उससे पहले कि वो फायर करते इमरान ने यके बाद दीगरे 2 फायर कर दिए और वो दोनों चीखते हुए ढेर हो गए। वेरी गुड नंबर 11, इस मरतबा वाइट लाइन ने चीखते हुए कहा और उसी लम्हे कोठी में गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगी। वाइट लाइन वालों ने हमला कर दिया था। फिर वाइट लाइन ने रिवॉल्वर फेंक कर वाइट स्कॉर्पियन पर हमला कर दिया। शायद वो शुआएं सिर्फ धात को रोक सकती थी, इंसानी जिस्म को नहीं, क्योंकि वाइट लाइन और वाइट स्कॉर्पियन गत्थम गत्था हो गए थे। इमरान होंको की तरह पल के झुपकाता हुआ उन दोनों को लड़ता हुआ देख रहा था। अब फायरिंग की आवाज़ें कमरे के करीब आती जा रही थीं। शायद हमलावर इधर ही पड़ रहे थे। इमरान ने भी हाथ में बंधी हुई घड़ी का बटन दबा दिया। कमरे में सीटी की आवाज़ गूंजने लगी और वाइट लाइन चूक पड़ा और इस मौका से वाइट स्कॉर्पियन ने फ़ायदा उठा लिया और दूसरे लम्हे वाइट लाइन उड़ता हुआ इमरान से टकरा गया। ये वाइट स्कॉर्पियन की हरकत थी। तुम दोनों खड़े हो जाओ, वाइट स्कॉर्पियन ने कहा। उसके हाथ में रिवॉल्वर चमक रहा था, मगर उसी लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खोला और फिर 2 आदमी हाथ में रिवॉल्वर लिए अंदर दाखिल हुए। वो वाइट लाइन के आदमी थे जो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए थे, मगर वाइट स्कॉर्पियन ने फायर कर दिया और एक आदमी चीख मारकर गिरा, मगर दूसरे ने उस पर फायर कर दिया, मगर शुआओं की वजह से गोली उसे ना लगी और इसी लम्हे वाइट लाइन ने उसे ज़बरदस्त फ्लाइंग किक मारी और वाइट स्कॉर्पियन के हाथ से रिवॉल्वर गिर गया। वो उल्ट कर दूसरी तरफ जा गिरा था और फिर वाइट लाइन उसकी कमर से चिपक गया। एक लम्हे बाद धमाका हुआ और वो मैग्ना रेस बंद हो गई। शायद वाइट लाइन ने उस बैटरी नमा आले का बटन ऑफ कर दिया था। फिर इमरान के रिवॉल्वर से फायर हुआ और वो आदमी जिसने वाइट स्कॉर्पियन पर हमला किया था चीख मारकर गिर गया। अब तुम दोनों खड़े हो जाओ वरना गोली मार दूंगा, इमरान ने असल लहजे में उड़ाते हुए कहा और वो दोनों वाइट जो एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे इमरान की बदली हुई आवाज़ सुनकर हैरत से अलहदा हो गए। हाथ ऊंचा कर लो, इमरान ने तखमाना लहजे में कहा, तो उन दोनों ने हिचकिचाते हुए हाथ ऊंचे कर लिए। उसी लम्हे दरवाज़ा एक मरतबा फिर खुला और सीक्रेट सर्विस के अरकान मुंह पर नकाब लगाए अंदर दाखिल हुए। उस मौका से वाइट स्कॉर्पियन ने फ़ायदा उठाना चाहा। उसका हाथ दोबारा अपने बेल्ट की तरफ बढ़ा ही था कि इमरान ने फायर कर दिया और वाइट स्कॉर्पियन चीख मारकर उल्ट गया। गोली ऐन उस जगह लगी थी जहां बैटरी थी। फायर के साथ ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ। शायद बैटरी तबाह हो गई थी, जबकि सीक्रेट सर्विस के अरकान ने इमरान की पुश से भी रिवॉल्वर लगा दिया था। मैं तो बीमार हूँ दोस्तों, इमरान ने कहा और फिर एक झटके से रिवॉल्वर उठा लिया गया। इमरान साहब आप? सफदर ने इमरान से मुखातब होकर कहा। जी हाँ, बंदा नातवा ही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इनकी तलाशी लो, इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील से मुखातब होकर कहा। तो वो दोनों उनकी तरफ बढ़ गए, मगर अचानक वाइट स्कॉर्पियन ने फर्श की किसी टाइल को दबा दिया। तो ऐसा करते ही सारी इमारत में अलार्म बजने लगा। हा हा हा, चंद मिनट बाद ये इमारत तबाह हो जाएगी और तुम लोग भी साथ ही तबाह हो जाओगे, वाइट स्कॉर्पियन ने वहशाना अंदाज में चीखते हुए कहा। जल्दी करो, इन दोनों को उठाकर बाहर ले चलो, इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील से मुखातब होकर कहा। तो कैप्टन शकील जो वाइट लाइन के करीब था, अचानक उसने एक ज़ोरदार मुक्का वाइट लाइन की कनपट्टी पर जमा दिया। जो मुक्का काफ़ी ज़ोरदार था, इसलिए वो पहले मुक्के में ही काम हो गया। वाइट लाइन बेहोश हो चुका था। सफदर ने झुककर वाइट लाइन को उठा लिया। मुझे खोलो, खुदा के लिए मुझे खोलो, 001 ने चीखते हुए कहा और जो एक कोने में बैठा हुआ था। ठहरो, देखो इसकी जेब में तस्वीर भी है या नहीं, इमरान ने कहा और फिर वो झपट कर वाइट स्कॉर्पियन के करीब पहुंचा और फिर उसने फुर्ती से उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से एक तस्वीर मिल गई। भागो, इमरान ने तस्वीर जेब में डालते हुए कहा और फिर सब दरवाजे से बाहर निकल आए। 001 अभी तक चीख रहा था, लेकिन अभी इमरान और उसके साथी बरामदे में ही थे कि इमारत बुरी तरह से लर्जने लगी। तेज़ दौड़ो, इमारत तबाह होने वाली है, इमरान ने चीखते हुए कहा और फिर वो सब आंधी और तूफान की तरह लॉन की तरफ भागने लगे। सफदर और कैप्टन शकील ने चूंकि कंधे पर वाइट लाइन और वाइट स्कॉर्पियन को उठा रखा था, इसलिए वो पीछे रह गए। फिर अभी वो लॉन के करीब पहुंचे ही थे कि कान फाड़ धमाका हुआ और पूरी इमारत धड़ाम से ज़मीन बोश हो गई। सफदर और कैप्टन शकील बरामदे के मलबे तले दब गए। धमाका इतना शदीद था कि इमरान दीगर तमाम साथी भी झटका खाकर नीचे गिर पड़े और फिर सबसे पहले इमरान ही उठा। उसने बाकी साथियों को भी उठने में मदद दी। जल्दी करो, हमें सफदर और कैप्टन शकील को मलबे से निकालना है, इमरान ने चीखते हुए कहा और फिर सब लोग हर चीज़ को भूल कर मलबा उठाने लगे। उसी लम्हे अचानक चारों तरफ से गोलियों की बुछाड़ होने लगी। गोलियां बरसाने वाले कोठी के बैरूनी दीवार की ओट में थे। गोलियों की पहली बार पड़ते इमरान समेत सब लोग मलबे में ही पनाह गाहें ढूंढने लगे। जवाबी फायरिंग करो, इमरान ने चीख कर कहा और फिर नुआमानी ने एक शहतीर के आड़ लेकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। अब अजीब सी पोजीशन हो गई थी। इमरान जल्द अज जल्द सफदर और कैप्टन शकील को मलबे से निकालना चाहता था, मगर उस फायरिंग में ऐसा करना नामुमकिन था और इमरान को ख़तरा था कि अगर ज़्यादा देर हो गई तो कहीं सफदर और कैप्टन शकील दोनों को
ज़िंदगी से हाथ ना धोने पड़ें। वैसे उसे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि ये गोलियां कौन बरसा रहे हैं। पहले उनका मुकाबला करो, इमरान ने चीख कर कहा, और फिर इमरान समेत बाकी लोग भी जवाबी हमले में मसरूफ़ हो गए। एक अजीब ऊधम सा मच गया था। इतनी देर में दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। बेताशा फायरिंग और इमारत की तबाही से पूरे इलाके में शोर मच गया था। चुनाचा पुलिस को इतला मिल गई थी। अभी ये सायरन दूर ही थे कि अचानक हमलावरों की पुष्ट पर से भी फायरिंग की आवाज़ें गूंजने लगीं और फिर यकदम गोलियों की बौछार रुक गई और माहौल में सुकूत तारी हो गया, जिसको सिर्फ पुलिस सायरन ही तोड़ रहे थे। जल्द ही पुलिस की गाड़ियां तबाहशुदा कोठी के करीब आकर रुक गईं और फिर पुलिस वाले हाथों में राइफलें लिए कोठी में दाखिल हो गए। तुम लोग फरार हो जाओ, तुम्हें पुलिस के काबू में नहीं आना चाहिए। फायरिंग रुकते ही इमरान ने चीख कर कहा। अब जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो इमरान वहां मौजूद था। बाकी में इमरान न जाने किस रास्ते से बाहर निकल गए थे। पुलिस के साथ सुपरिटेंडेंट फयाज भी था और फिर इमरान को हिरासत में ले लिया गया। इसे हथकड़ियाँ पहना दो, सुपर फयाज ने चीखते हुए कहा। क्योंकि इमरान नंबर 11 के मेकअप में था और इसलिए वो खामोश रहा। उससे पहले कि सिपाही उसके तरफ बढ़ते, एक स्याह पोश जिसने मुंह पर नकाब लगाया हुआ था बड़े पुरवकार अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। बाहर मौजूद पुलिस अफसरान ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसके कोट का कॉलर उड़ते ही जो बैज उन्हें वहां नजर आया तो सबके छक्के छूट गए और वो बुरी तरह बौखला कर मुस्तद हो गए, और जैसे वो कोई बदरूह हो। अगर उन्हें मुस्तद होने में मामूली सी भी देर हुई तो वो लोग इस जहां फानी से कूच कर जाएंगे। उन्हें मुस्तद देखकर सुपर फयाज और उसके साथ साथ मौजूद दीगर लोग भी चौंक पड़े। अब स्याहपोश उनके करीब पहुंच चुका था। सुपर फयाज उसे हैरत से देख रहा था कि स्याहपोश ने कोट का कॉलर उल्ट दिया और दूसरे लम्हा देखने के काबिल था। ये ब्लैक ज़ीरो था और बैज X2 का मखसूस निशान ज़ाहिर करता था। इमरान बाकी साथी कहाँ हैं? ब्लैक ज़ीरो ने सलूट का जवाब देते हुए मखसूस लहजे में इमरान से पूछा, और फिर इमरान का नाम सुनकर सुपर फयाज एक मरतबा फिर चौंक पड़ा। वो आंखें फाड़ कर इमरान को देख रहा था। सफदर और कैप्टन शकील मलबे पे दब चुके हैं और बाकियों को मैंने फ़रार होने का हुक्म दिया था, इमरान ने फ्रेंच लहजे में बात करते हुए कहा, ताकि सुपर फयाज और उसके साथी उसकी बात ना समझ सकें। मिस्टर फयाज, फ़ौरन मलबा हटाया जाए, मेरे दो साथी इस मलबे के नीचे हैं, ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में फयाज को हुक्म देते हुए कहा, और सुपर फयाज ने सलूट मारकर हुक्म की तमील का वादा किया और दूसरे लम्हे वो चीख कर सबको मलबा हटाने का हुक्म दे रहा था, क्योंकि वो X2 की वहाँ मौजूदगी से बुखला गया था। अब मैं चलता हूँ इमरान, तुम्हें जो कुछ कहे तुम्हें उसकी तमील करनी होगी, ब्लैक ज़ीरो ने सुपर फयाज से कहा और फिर वो वापस मुड़ गया। आज पता चला सुपर फयाज कि तुम पर्दादारों से बहुत ज़्यादा डरते हो, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो के जाते ही सुपर फयाज से मुखातब होकर कहा, और वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। जल्द ही मलबा हटा लिया गया। सफदर और कैप्टन शकील दोनों बेहोश थे। वाइट लाइन में कदरे जान बाकी थी, मगर वाइट स्कॉर्पियन का सर रेजा हो चुका था। एम्बुलेंस मंगवाओ, इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील की हालत देखकर सुपर फयाज से कहा, और फिर सुपर फयाज के हुक्म पर एम्बुलेंस जल्द ही वहां पहुंच गई। इन चारों को इसमें लौटा दो, इमरान ने कहा तो सुपर फयाज ने उसके हुक्म की तकमील कर दी। वो दिल ही दिल में बुरी तरह बीचो ताप खा रहा था कि मगर वो X2 की वजह से मजबूर था, क्योंकि X2 के इख्तियारात से वो अच्छी तरह वाकफ़ था, वरना वो इमरान को तो घास डालने का भी औरूदार नहीं था। एम्बुलेंस में चारों को सवार करके इमरान खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ओके सुपर फयाज, इमरान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो सुपर फयाज खून के घूंट पी कर रह गया। इमरान ने एम्बुलेंस स्टार्ट की और दूसरे ही लम्हे एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ने लगी। अभी वो फ्लैट रोड पर ही पहुंचा था कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ और एम्बुलेंस लड़खड़ाने लगी। इमरान ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए और एम्बुलेंसेज रुक गईं, और फिर उससे पहले कि इमरान दरवाजे खोलकर बाहर निकलता उसके चारों तरफ रिवाल्वर की नालें नजर आने लगीं। नीचे उतरो, एक आदमी ने उड़ाते हुए कहा। रॉबर्ट, तुम एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलकर बास को बाहर निकालो, एक आदमी ने अपने साथी से मुखातब और कहा। ये तादाद में 4 थे और फिर एक आदमी जिसे रॉबर्ट के नाम से पुकारा गया था एम्बुलेंस की तरफ बढ़ा। इमरान जो हाथ उठाए खामोश खड़ा था, अचानक अपनी जगह से उछला और दूसरे लम्हे उससे पहले कि कोई कुछ समझता वो इंचार्ज की पुष्ट पर था। उसने एक हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लपेट लिया और दूसरे हाथ से उसने उस हाथ को मजबूती से थाम लिया जिसमें रिवॉल्वर था। अपने आदमियों से कहो कि रिवॉल्वर फेंक दे वरना गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान ने वराते हुए कहा। उस इंचार्ज ने गर्दन छुड़ाने की बेहद कोशिश की, मगर इमरान की गिरफ्त तंग होती चली गई, जबकि बाकी सब लोग हैरत से खड़े देख रहे थे। चंद लम्हों तक जदोजहद होती रही। फिर जब इंचार्ज का गला घुटने के करीब पहुंच गया तो उसने हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर गिरा दिया। उसका रिवॉल्वर गिरते ही बाकी सब लोगों ने भी रिवॉल्वर गिरा दिए। सड़क कती सुनसान थी, इसलिए अब तक किसी ने मुदाखलत नहीं की थी। उनके रिवॉल्वर गिराते ही इमरान ने इंचार्ज को उन पर उछाल दिया। इंचार्ज एक आदमी से टकराया, जबकि बाकी 2 आदमियों ने झपट कर रिवॉल्वर उठाने की कोशिश की, मगर इमरान ने इंतहाई फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और दूसरे लम्हे 2 फायर हुए और वो दोनों
सीने को पकड़कर झुक गए, मगर इंचार्ज जो उस दौरान झटके से उठकर खड़ा हुआ था ने इमरान पर पूरी कुव्वत से छलांग लगा दी। इमरान ने फायर तो किया मगर गोली इंचार्ज के पहलू से निकल गई और फिर वो दोनों ही नीचे आ गिरे। इमरान ने नीचे गिरते ही इंचार्ज को दूसरी तरफ उछाल दिया, मगर इससे पहले कि वो उठता दूसरा आदमी जिससे इंचार्ज टकराया था इमरान के ऊपर आ गिरा। इमरान ने तेज़ी से करवट बदली और वो ज़मीन से टकरा गया और इमरान उछल कर खड़ा हो गया। फिर वो दोनों भी मुकाबले में आ गए। दूसरे लम्हे उन दोनों ने मिलकर इमरान पर छलांग लगा दी, लेकिन इमरान ने झुकाई दी और फिर उसकी हथेली का ज़ोरदार वार इंचार्ज की गर्दन पर पड़ा और एक हल्की सी चीख उभरी और उसके साथ ही इंचार्ज के मुंह से भयानक चीख निकली और वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे आदमी ने यह हालत देखा तो उसने डर कर भागने में ही आफियत समझी। इमरान ने उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं समझी और वो हाथ झाड़ता हुआ एम्बुलेंस की तरफ बढ़ गया। अब मसला था एम्बुलेंस की टायर तब्दील करने का। इमरान ने एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खोला और फिर उसने अंदर दाखिल होकर सफदर और कैप्टन शकील की हालत देखी। वाइट लाइन भी उस दौरान ख़त्म हो चुका था। सफदर और कैप्टन शकील दोनों की हालत ख़तरनाक थी। इमरान ने बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद किया और फिर वॉच ट्रांसमीटर का बटन खींच लिया। जल्द ही रब्ता कायम हो गया। हेलो हेलो, इमरान स्पीकिंग, ओवर। इमरान ने कॉल करते हुए कहा X2 ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक ज़ीरो, बाकी साथी दानिश मंजिल पहुंच गए हैं, ओवर। इमरान ने पूछा। जी हाँ, बस आपका इंतज़ार हो रहा है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। मुझ पर फ्लैट रोड पर वाइट लाइन के आदमी ने हमला कर दिया है। एम्बुलेंस के टायर ब्रश कर दिए गए हैं। तुम दो मेंबरान के हमरा अपनी एम्बुलेंस भिजवाओ फ़ौरन। सफदर और कैप्टन शकील दोनों की हालत नाजुक है, ओवर। इमरान ने कहा। बेहतर, मैं अभी एम्बुलेंस भिजवाता हूँ। मैंने डॉक्टर फ़रूकी और उसके अमले को कॉल कर लिया है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, जल्दी भिजवाओ। मैं फ्लैट रोड के 5वें मील पर मौजूद हूँ, ओवर। इमरान ने जवाब दिया और फिर विंड बटन दबाकर रब्ता ख़त्म कर दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद दानिश मंजिल की एम्बुलेंस और एक कार जिसमें नुमानी और तनवीर मौजूद थे वहां पहुंच गए। सफदर और कैप्टन शकील को एम्बुलेंस में मुंतकिल करके अस्पताल भेज दिया गया और फिर वाइट लाइन और वाइट स्कॉर्पियन दोनों की लाशों को उठाकर इमरान ने कार में डाला और फिर खुद भी कार में बैठकर दानिश मंजिल की तरफ चल दिया। तुम लोग वहाँ से कैसे निकले? इमरान ने नुमानी से पूछा। आपको हुक्म मिलते ही हम सब लोग आड़ लेते हुए साइड की दीवार की तरफ पहुंच गए। ये दीवार तबाह हो चुकी थी और उधर मौजूद हमलावर भाग रहे थे। इस तरह हमें वहां से फरार होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती हम काफ़ी दूर पहुंच चुके थे, नुमानी ने जवाब देते हुए कहा। भागने में तुम लोग बहुत तेज़ हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नुमानी भी हंस पड़ा, मगर तनवीर बुरा सा मुँह बनाकर रह गया और फिर कार जल्द ही दानिश मंजिल के कंपाउंड में दाखिल हो गई। दानिश मंजिल के मीटिंग हॉल में सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान मौजूद थे, लेकिन सफदर और कैप्टन शकील उनमें शामिल नहीं थे। इमरान भी एक सोफे पर आंखें बंद किए मुराकबे में बैठा हुआ मालूम होता था कि अचानक मेज़ पर रखे हुए ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो जूलिया ने उठकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया और हॉल में X2 की आवाज़ गूंजने लगी। हेलो मेंबर्स, अब लोग यहाँ केस की तफसीलात सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे अफसोस है कि कैप्टन शकील और सफदर यहाँ मौजूद नहीं हैं। बहरहाल केस की तफसील सुनिए। ये केस दरअसल अजीब व गरीब केस था। अचानक ही शुरू हुआ और फिर अचानक ही इसका ड्रॉप सीन हो गया। पिछले साल हमारी हुकूमत ने इस खदशे के पेश नज़र के फ़ाइलों में मुल्की राज गैर मुल्की एजेंट चुरा लिया करते हैं और इन राजों को महफूज करने की एक अनोखी स्कीम मरतब की। अहम मुल्की राज यानी हमारे मुल्क में बहरी, बर्री और हवाई फ़ौजियों के अड्डों के तफसीलात और मुमकिन हमले के जवाब में हमारा दफ़ाई निज़ाम फ़ौजों और असलाह की तमाम तफसीलात को इस तरह कोड में तब्दील कर दिया कि बज़ाहिर वो किसी मुँह चढ़ाते बंदर की तस्वीर मालूम होती थी। ये इसलिए किया गया था कि गैर मुल्की एजेंटों से इसे बचाया जा सके, मगर दुश्मनों को इसका पता चल गया। चुनांचे उन्होंने वजारत दफ़ा के हेडक्वार्टर से खुफिया तौर पर वो तस्वीर चुरा ली। फिर इमरान एक कैफ़े में बैठा था कि गलत फहमी की बिना पर वो तस्वीर उसके पास पहुंच गई। इमरान चूँकि तस्वीर की अहमियत से लाइलम था, इसलिए कोई कार्रवाई ना हो सकी। इमरान की जेब से वो तस्वीर इमरान के मुलाजम सलमान के हत्थे चढ़ गई और सलमान की जेब से मुजरिमों ने वो तस्वीर निकाल ली। उस वक्त तक हुकूमत को इस तस्वीर की चोरी का इल्म हो चुका था। चुनांचे केस मुझे सौंप दिया गया और तहकीकात शुरू हो गई। इस दौरान इत्तेफाक से सफदर अपने फितरी तजस्सुस की बिना पर एक ग्रुप से टकरा गया। उधर कैप्टन शकील के ज़रिए उस आदमी का पता चल गया जिसने वो तस्वीर सलमान की जेब से उड़ाई थी। कैप्टन शकील की इतला पर इमरान ने उसका ताक़ब किया, मगर मुजरिमों ने उसकी कार को घेर लिया। इमरान बामुश्किल उनके चंगल से निकल सका। इधर उस होटल के वेटर की इतला पर जो मुजरिमों का आदमी था, कैप्टन शकील और तनवीर की निशानदेही हो गई और मुजरिमों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इधर
सफदर गायब था। फिर जूलिया सफदर का पता करने निकली और रास्ते में उसने कैप्टन शकील को मुजरिमों की कार में जाते हुए चेक कर लिया। ताकब पर उनके ठिकाने का पता चल गया और फिर मैंने इमरान को कैप्टन शकील के पीछे भेज दिया। यहाँ दो ग्रुप इस तस्वीर को हासिल करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। इमरान ने कैप्टन शकील और तनवीर को वाइट स्कॉर्पियन के कब्जे से आज़ाद करा लिया और फिर वाइट स्कॉर्पियन के बॉस पर कब्जा करके उन्हें कैप्टन शकील और तनवीर के साथ दानिश मंजर ले जाने के लिए भेज दिया। वहीं उसे इल्म हुआ कि तस्वीर वाइट स्कॉर्पियन के कब्जे से निकलकर वाइट लाइन के कब्जे में पहुंच चुकी है। रास्ते में कैप्टन शकील और तनवीर की कार पर हमला हुआ मगर उधर इमरान बर वक्त पहुँच गया, मगर वाइट स्कॉर्पियन बचकर निकल गया। दरख्तों के ज़ख़ीरे में इमरान, वाइट लाइन और वाइट स्कॉर्पियन का मुकाबला हो गया। इमरान शदीद ज़ख्मी हो गया और वाइट लाइन वाइट स्कॉर्पियन को गिरफ़्तार करके अपने ठिकाने पर ले गया। उधर जूलिया और नुमानी ने वाइट लाइन के एक आदमी को गिरफ्तार करके दानिश मंजिल भेज दिया। इधर वाइट स्कॉर्पियन के आदमियों ने वाइट लाइन के ठिकाने पर हमला करके अपने बास को भी छुड़ा लिया और तस्वीर भी हासिल करने में कामयाब हो गए। इमरान ने उस आदमी पर जिसे जूलिया और नुमानी गिरफ्तार करके लाए थे तशद्दुद करके तमाम मालूमात हासिल कर ली और फिर वो उस आदमी के मेकअप में वाइट लाइन से जा मिला। वहाँ उसे पता चला कि तस्वीर वाइट स्कॉर्पियन के पास है। वाइट लाइन ने इमरान को अपना आदमी समझकर साथ लिया और फिर बाकी साथियों समेत वाइट स्कॉर्पियन के ठिकाने पर हमला कर दिया। इमरान चाहता तो पहले ही वाइट लाइन को गिरफ्तार कर लेता, लेकिन ज़ख्मी होने की वजह से वो खासी कमज़ोरी महसूस कर रहा था, इसलिए वो वाइट लाइन के साथ वहाँ पहुँचा। उसकी इतला पर सीक्रेट सर्विस के बाकी मेम्बरान ने वाइट स्कॉर्पियन के ठिकाने को घेर लिया। वाइट लाइन और वाइट स्कॉर्पियन दोनों गिरफ्तार हो गए, लेकिन वाइट स्कॉर्पियन ने वो मैकेनिज़्म दबा दिया जिससे इस इमारत में रखे हुए डायनामाइट फट जाते थे, इसलिए अभी ये लोग बाहर नहीं निकल सके थे कि इमारत तबाह हो गई। सफदर और कैप्टन शकील जिन्होंने वाइट लाइन और वाइट स्कॉर्पियन को कंधे पर उठा रखा था, पीछे होने की वजह से मलबे में दब गए, लेकिन चूँकि गिरने पर वाइट लाइन और वाइट स्कॉर्पियन के जिस्म उनके ऊपर आ गए थे, इसलिए वो दोनों ज़ख्मी तो हुए मगर बच गए। अलबत्ता वाइट स्कॉर्पियन हलाक हो गया और वाइट लाइन भी शदीद ज़ख्मी हुआ, मगर रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया। उसकी जेब से निकलने वाले कागजात से कुछ हालात मालूम हुए। मज़ीद तहकीकात से यह भी इंकशाफ हुआ कि वाइट लाइन और वाइट स्कॉर्पियन दोनों इसराइल से तल्लुक़ रखते थे और दरअसल दोनों इसराइल की डी सीक्रेट के रुकन थे और उनका पास एक ही था डबल वाइट के तरीक़ाकार का पता भी चल गया है। उसका तरीक़ाकार ये है कि उसने अपने हर सीक्रेट एजेंट को अलहदा कोड दिए हुए हैं, किसी को वाइट लाइन, किसी को वाइट स्कॉर्पियन। हर सीक्रेट एजेंट का ग्रुप भी अलहदा है और वो एक दूसरे से लाइलम रहते थे। जिस मुल्क में वो ऐसे सीक्रेट एजेंटों को केस के लिए भेजता था, वहाँ वो 2 एजेंट बैक वक्त रवाना करता था। दोनों को ये नहीं मालूम होता था कि मुकाबल ग्रुप दरअसल उनका अपना ही साथी होता है। इस तरह वो दोनों ग्रुपों की वजह से मकामी सीक्रेट सर्विस चकरा जाती थी और फिर उन दोनों में से जो भी वो केस हल करने में कामयाब हो जाता, आखिरकार फ़ायदा इसराइल को ही होता और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अगर कोई भी ग्रुप कामयाब हो जाता तो तस्वीर बहरहाल इसराइल हुकूमत को मिल जाती और फिर वो उसे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते या हमारे दुश्मन हमसाया मुल्क जो इनका दोस्त है पहुँचा देते, तो इस तरह हमारा मुल्क एक लिहाज से दुश्मन के रहम करम पर होता। कैप्टन शकील और सफदर बखैरियत हैं। ज़ख्मी होने की वजह से वो फ़िलहाल अस्पताल में हैं, इसलिए यहाँ मीटिंग में नहीं आ सके। एक्सट्रू ने मुसलसल बोलते हुए कहा, कोई मेंबर सवाल करना चाहता है तो इजाज़त है। एक्सट्रू ने कहा, चीफ़ ये पता नहीं चल सका कि इन दोनों ग्रुपों के आपस के ताल्लुक़ का इल्म कैसे हुआ। सदीकी ने पूछा, दरअसल ये बात यह है कि एक मखसूस विजन मशीन पर ये दोनों ग्रुप अपने हेडक्वार्टर से रब्ता करते थे। वो वाइट स्कॉर्पियन के अड्डे से मिल गई। वो एक मजबूत सेफ में बंद होने की वजह से बच गई। इसका तरीक़ाकार इन कागजात से जो वाइट लाइन की जेब से निकले थे पता चल गया। इस पर इमरान ने वाइट स्कॉर्पियन का नकाब बांध कर इसराइली बॉस से बात की। उसकी बातचीत से इमरान को ये पता चल गया कि असल चक्कर क्या है। एक्सट्रू ने कहा, और कोई सवाल? कि एक्सट्रू ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा, मगर किसी ने कोई जवाब ना दिया। ठीक है, बाकी अगर कोई सवाल पूछना है तो आप इमरान से पूछ सकते हैं, ओवर एंड ऑल, एक्सट्रू ने कहा। और फिर आवाज़ आना बंद होगी तो जूलिया ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। ये जदीद साख्त का ट्रांसमीटर था जिसमें बार बार बटन दबाकर ओवर कहने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए एक्सट्रू ने तफसील बताने के बाद आखिर में ओवर एंड ऑल कहा था। इमरान साहब, कोई मज़ीद बात बताइए। नुमानी ने इमरान को छेड़ते हुए कहा, क्या बताऊँ नुमानी, हुकूमत ने अजीब चक्कर में फंसा दिया है। इमरान ने फ़लसफ़ाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, कैसा चक्कर? नुमानी ने कहा तो सब चूम कर इमरान की तरफ मुतवज्जह हो गए। सब के चेहरों पर तजस्सुस के दबे आसार नुमाया थे। मैं सोच रहा हूँ कि हुकूमत के माहिरीन ने अगर सब राजों को इस तरह मुँह चढ़ाते बंदर की तस्वीर में तब्दील करना शुरू कर दिया तो मेरा क्या असर होगा।
इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, मुंह चढ़ाते बंदरों की तस्वीरों से आपके अशर का क्या तल्लक? नुमानी ने हैरत भरे लहजे में कहा, बहुत गहरा तल्लक है मेरे भाई। अब देखो, इस बार बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। मैं जब फ्लैट पर पहुंचा तो वो तस्वीर मेरी जेब में थी। मेरे डैडी मेरी अयादत करने के लिए वहाँ पहले से मौजूद थे। उधर सलमान ने मौका से फ़ायदा उठाया और उन्होंने बता दिया कि मैं अपनी जेब में उनकी तस्वीर रखता हूँ। बस फिर क्या था, डैडी को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने मेरी तलाशी का हुक्म दे दिया। अब तुम जानते हो, तलाशी पर ये तस्वीर निकल आती तो मेरा क्या हाशर होता? इमरान ने जूलिया की तरफ देखते हुए कहा और फिर खामोश हो गया। फिर क्या हुआ? सब ने दिलचस्पी से पूछा। बस फिर क्या होना था? इमरान साहब सर पर पाँव रख के भागे। अब बड़ी मुश्किल से पैरों को सर से हटाकर नीचे किया है, लेकिन सोचता हूँ बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इमरान ने कहा तो कमरा ज़ोरदार कहकहों से गूंज उठा।